लियो टॉल्स्टॉय का वर्क द डेथ ऑफ इवान इलियच, ये बुक आपको डेथ के बारे में कई सारे पर्सपेक्टिव्स प्रोवाइड करती है। जहां आप जिन चीजों को देख रहे हो या शायद एक्सपीरियंस कर रहे हो, उन चीजों में आप उस प्रकार की चीजें नहीं देख पा रहे हो जो आपको शायद देखनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन आपके बनने चाहिए। ये बुक को पढ़ने के बाद आपको वो सारे ऑब्जर्वेशन होने लग जाते हैं। इस बुक से, हालांकि ये बुक काफी बड़ी है, लेकिन इस बुक से हम कई छोटे छोटे पार्ट्स पर थोड़ा सा बात करेंगे। जहां मैं बात करना चाहता हूँ जस्ट डेथ से पहले की वो सिनेरियो पर। तो होता कुछ ऐसा है कि इस पूरी बुक में एक हमारा कैरेक्टर है जिसका नाम है इवान, इवान इलियच उसका नाम है। इवान बड़ा ही फेमस और बड़ा ही सक्सेसफुल एक लॉयर है, जिसने अपने पूरे लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत की है, और इसके कारण उसको सक्सेस मिली। लोग उसे बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत उसकी बात मानी जाती है सोसाइटी में। सब उसे बड़े ही रिस्पेक्टफुल नजरों से देखते हैं। मगर अब टाइम ऐसा आ गया है कि इवान की ऑलमोस्ट डेथ होने वाली है, या कहें वो डेथ बेड पर है। बहुत बीमार है इवान, बहुत ज्यादा बीमार है। बहुत ज्यादा बीमार है, जिन इतना कि वो जब बेड पर है तो कई बार उसे जब दर्द होता है तो वो चीखता है, चिल्लाता है, इतना ज्यादा वो परेशान है। तो ऑलमोस्ट वो डेथ बेड पर है, जहां उसकी जो वाइफ है वो उसके पास है, और लोग उसे देखने आ रहे हैं बारी बारी, क्योंकि अब सबको लग रहा है कि ऑलमोस्ट डेथ होने वाली है। वहां लियो टॉल्स्टॉय एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक प्रश्न उठाता है कि जब हम डेथ बेड पर होते हैं, या कोई भी व्यक्ति जब डेथ बेड पर होता है, तो उसके आसपास जो लोग हैं, सोसाइटी में जो लोग हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है। क्या वो सच में आपको बचाना चाहते हैं? क्या वो सच में उस व्यक्ति को बचाना चाहते हैं जिसकी ऑलमोस्ट डेथ होने वाली है, या वो बहुत परेशान है और ऐसा लग रहा है कि कल ही मर जाएगा शायद? क्या लोग उसे सच में बचाना चाहते हैं, या सभी का ऐसा होता है कि यार मर जाए तो ज्यादा ठीक है, इसको तो मुक्ति मिल जानी चाहिए, ऐसी सारी भाव रहते हैं। तो लियो टॉल्स्टॉय यही प्रश्न उठाता है। लियो टॉल्स्टॉय कहता है कि आपके आसपास में जो सोसाइटी में जो लोग हैं, उनका बड़ा ही दोहरा चेहरा आपको दिखता है, एक ड्यूअलिटी नजर आती है। उनकी बातों में तो ऐसा झलक रहा होता है कि वो चाहते हैं कि आप जियो, वो चाहते हैं कि आप ठीक हो जाओ, वो चाहते हैं कि और आपकी आयु बढ़े, लेकिन उनके कृत्य कुछ और कह रहे होते हैं। जिस प्रकार से वो बिहेव कर रहे होते हैं आपके आसपास, जिस तरीके के एक्शंस उनके होते हैं, उनसे ऐसा लगता है कि शायद ये चाहते हैं कि आपका समय आ चुका है, आपको अब जाना चाहिए, ऐसा कुछ कह रहे हो। तो जो ये ड्यूअल बिहेवियर है, इसके बारे में टॉल्स्टॉय बात करता है। तो हुआ ये है कि जब हमारा प्रोटैगनिस्ट है इवान इलियच, वो जब अपने डेथ बेड पर है, बहुत बीमार है, बड़ा बीमार है, तो उसकी वाइफ उसके पास में खड़ी हुई है, और उसकी बेटी खड़ी हुई है, और उसका दामाद यानी बेटी का पति, वो तीनों उसे देखने आए हैं। तीनों बढ़िया से मिले उससे। उसका दामाद उससे पूछता है कि इवान, तुमने दवाइयाँ ली? तुम ठीक हो? अभी तुम्हारी बीमारी कैसी है? क्या तुम थोड़ा ठीक फील कर रहे हो? दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? ये सारी चीजें बड़ी ही वो ऐसे पूछ रहा है जैसे उसके अंदर से भाव अंदर से उठ रहे हो। वो बहुत ही जेन्युइनली कंसर्न है इवान की इस कंडीशन को लेकर। वो जब इवान से ये सब कुछ पूछता है तो इवान भी हाँ हूँ इस प्रकार के उसके आंसर्स होते हैं, ज्यादा से डिस्क्रिप्शन में नहीं। अब होता ये है कि एक ही कुछ ही पल बाद, अब इवान से यहाँ कोई बात नहीं हो रही है, 5-6 मिनट बाद इवान का हालचाल लेने के बाद तीनों आपस में बात कर रहे हैं, इधर उधर की बातें चल रही हैं, कोई तो जोक सुना रहा है, कोई ऐसा प्रकार की बातें। वहीं उसका दामाद एक बार बोलता है, अरे तुम्हें पता है हमारे सिटी में वो एक्ट्रेस आने वाली है, तुमने उस एक्ट्रेस के बारे में सुना है? देन बातें स्विच हो जाती हैं इवान की दवाई, उसकी बीमारी से डायरेक्टली इस एक्ट्रेस पर, जहां जो इवान का सन इन लॉ है वो बोलता है कि तो पता है हमारी सिटी में तो वो एक्ट्रेस आने वाली है, तुमने उसका शो देखा है? अरे वो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, हमें जाना चाहिए। तो फिर ये चीज वो बताता है, और फिर वो बोलता है कि अभी आधे घंटे बाद ही शो है उसका, मैंने तो टिकट्स बुक कर ली है, हमें चलना चाहिए। इस सब कुछ को इवान बड़े ही ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो देख रहा होता है उसके सन इन लॉ के चेहरे पर जो भाव एकदम से पलट गए। पहले वो कितना कंसर्न दिख रहा था, और एकदम से 5 मिनट बाद ही पता नहीं इसे क्या हुआ, इतना खुश है वो कि वो एक शो देखने जाना चाहता है अपनी वाइफ और अपनी मदर इन लॉ के साथ। इस चीज को देखकर इवान थोड़ा सा हर्ट फील होता है। उसके बाद होता ये है कि जस्ट 5-6 मिनट बाद ही एक बार फिर उसकी वाइफ उससे पूछती है कि इवान तुम ठीक हो? इवान जब बड़े गुस्से से आंसर करता है, नहीं मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम जा सकती हो यहाँ से, जाओ। और बड़ी ही सरप्राइजिंगली वो तीनों वहां से चले भी जाते हैं, क्योंकि अब आधा घंटा है तो वो ऐसे ही कुछ टाइम पास करते हैं। उसके बाद आधे घंटे बाद तीनों शो देखने भी चले जाते हैं, इवान को घर पर अकेला छोड़ जाते हैं। अब घर पर इवान है, बेड पर अकेला लेटा हुआ है। सडनली इवान का ब्रेकडाउन हो जाता है, इवान रोने लग जाता है, और उस समय इवान के अंदर की जो आवाज है वो उससे बात करती है। वो इवान से बोलती है कि क्या किया इवान तुमने? पूरे जीवन तुम भागते रहे, तुमने बहुत मेहनत की, तुमने पैसे कमाए, तुमने सोसाइटी में अपना एक रिस्पेक्टफुल एक इमेज क्रिएट किया, और लास्ट टाइम लिटरली तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है। इवन तुम्हारी वाइफ, वो तुम्हारे सन इन लॉ के साथ एक एक्ट्रेस का शो देखने चली गई। इस चीज को सोचते सोचते इवान
कंक्लूजन तो कुछ ड्रॉ नहीं कर पाता, लेकिन अपने आप से कई सारे क्वेश्चन पूछता है। उसके अंदर की आवाज़ उससे प्रश्न पूछ रही होती है कि डेथ में सभी के साथ ऐसा ही होता है क्या? क्या डेथ इतनी ज़्यादा पेनफुल है सोसाइटी में? क्या लोगों के अंदर एम्पैथी बची ही नहीं है किसी व्यक्ति के लिए जिसकी डेथ होने वाली है? इन चीज़ों को पूछते-पूछते इवान फिर सोचता है कि काश मैंने थोड़ा-सा काम कम किया होता और चीज़ों को थोड़ा-सा लाइफ़ के पर्सपेक्टिव से देखा होता, काश मैंने जीवन को थोड़ा और जिया होता। ये सारी चीज़ें वो सोच ही रहा होता है कि उसी समय उसका इमोशनल ब्रेकडाउन और थोड़ा-सा विकराल रूप ले लेता है, जहाँ वो फूट कर रोने लगा है, दर्द के कारण भी और उसके कारण भी कि अब उसके पास कोई नहीं है आस-पास। इसके बाद होता ये है कि कुछ समय बाद जब वो एक्टर्स का शो खत्म हो जाता है, तो वो तीनों वापस आते हैं घर पर। इवान अगेन वो अकेला ही लेटा हुआ है। उसकी वाइफ फिर उसके पास आकर पूछती है कि इवान तुम ठीक हो? तुमने दवाई ली? तुम्हें अब दर्द तो नहीं हो रहा है? वही सेम रिपीटेटिव क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो हमेशा उससे पूछे जाते हैं क्योंकि वो डेथ बेड पर है। और ये सारे जब वो प्रश्न पूछते हैं तो इवान के अंदर से फिर से वो गुस्सा फूट पड़ता है। बोलता है कि नहीं, मैं ले लूँगा, मैं मैनेज कर लूँगा, तुम्हें पूछने की आवश्यकता नहीं है, तुम जा सकती हो यहाँ से, जाओ। और ये चीज़ सुन के उसकी वाइफ़ वहाँ से चली जाती है। हालाँकि ये कहानी इससे और ज़्यादा बड़ी है, पूरी बुक बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसमें कई सारी और भी चीज़ें आती हैं, जहाँ इवान की डेथ होती है, उसके बाद भी कई सारे पर्सपेक्टिव दिए गए हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर पार्ट पर अगर हम बात करें, हम ऐसे ही छोटे-छोटे पार्ट्स में बात करते रहेंगे, तो इस पर्टिकुलर पार्ट पर बात करें, तो आप देखोगे कि कहीं न कहीं एक लेवल पर ये हमारे सोसाइटी का स्ट्रक्चर या कहें कि सोसाइटी की भी करंट कंडीशन को रिफ्लेक्ट करती है ये स्टोरी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एब्सोल्यूट है, सभी जगह ही ऐसा होता है, लेकिन कई जगह पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। और बड़ा ही स्वाभाविक है कि वो एम्पैथी जो है लोगों की थोड़ी-सी खत्म हो जाती है। एम्पैथी भी नहीं कहेंगे, ये जो अंदर से इमोशंस हैं किसी को लेकर, जो जुड़ाव है, वो वहाँ खत्म हो जाता है जहाँ फिर वो सेवा वाला भाव आता है। क्योंकि फिर अब ऐसा हो गया है कि फिर वो इंसान इंसान नहीं रह गया, वो काइंड ऑफ बर्डन बन गया है उन लोगों पर जिनकी अपनी एक लाइफ है। क्योंकि उनकी अपनी लाइफ डिस्टर्ब हो रही होती है उस इंसान के कारण जिसका अपना कोई काइंड ऑफ अस्तित्व नहीं बचा है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट वो डेथ ही है। और जब नॉर्मल लाइफ लोगों की वो डिस्टर्ब होती है किसी ऐसे व्यक्ति के कारण, तो उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। यही कुछ इवान के साथ भी हो रहा था। ऐसा नहीं है कि इवान ने लाइफ में कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है कि इवान ने अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं किया। आज जो कुछ भी वो सब कुछ ओन करते हैं, वो सब इवान के कारण ही है, इवान के हार्ड वर्क के कारण है। लेकिन अब उसका कोई महत्व नहीं बचा, अब उसका कोई वैल्यू नहीं बचा, क्योंकि अब इवान सिर्फ और सिर्फ बर्डन है उसकी पूरी फैमिली के ऊपर, उसकी वाइफ के ऊपर या जो भी लोग उससे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इवान अब उनके ऊपर और कुछ भी नहीं है। हाँ, एक समय था जब इवान बहुत मेहनत करता था, अपने परिवार के लिए उसने संसाधन जुटाए, पैसे कमाए, बट अब नहीं, अब वो सिर्फ एक बर्डन है। और यही चीज़ हमें बहुत अच्छे से फ्रेंच काफ्का की बुक मेटामॉर्फोसिस में भी देखने को मिलती है। ऑल्दो मेटामॉर्फोसिस वो डेथ से रिलेटेड नहीं है, ऑल्दो उसमें भी डेथ हो जाती है एंड में, बट स्टिल वो थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव हमें प्रोवाइड करती है, जहां हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक वर्मिन में कन्वर्ट हो जाता है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, उस पर हम कभी और बात करेंगे कि फ्रेंच काफ्का की मेटामॉर्फोसिस पर, क्योंकि उस पर आई थिंक एक डिटेल वीडियो अलग से हम बना सकते हैं, तो उस पर कभी और बात करते हैं। लेकिन हाँ, डेथ से पहले की जो कंडीशंस होती हैं वो कुछ कुछ सिमिलर ही होती हैं। हाँ, इसमें 1920 वाला थोड़ा सा रेशियो चलता है कि कहीं पर थोड़ा सा कम है, कहीं पर थोड़ा ज्यादा है, कहीं तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। और ऐसे भी कई केसेस मिलते हैं कि जहाँ ये सब कुछ नहीं है, चीजें बड़ी अच्छे से भी होती हैं। तो सभी प्रकार की चीजें हैं सोसाइटी में, बट जो नेगेटिव साइड है इस पूरी सिचुएशन का सोसाइटी में, उस पर ज्यादातर ऑथर्स लिखते हैं, वो दिखाते हैं कि डेथ कितनी ब्रूटल हो सकती है, डेथ से पहले की सिचुएशन कितनी ब्रूटल हो सकती है। तो या इस पर आपके क्या ओपिनियंस हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी हम लियो टॉल्स्टॉय की द डेथ ऑफ इवान इलियच पर और भी आगे बात करते रहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई सारी स्टोरी है, इसके बाद भी बहुत सारी स्टोरी है इस पूरी बुक में, जहां इवान के हार्ड वर्क से लेकर उससे रिलेटेड क्वेश्चन और इवान की डेथ के बाद क्या सारी सिचुएशंस होती हैं, उस पर भी बात कर सकते हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे।